हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के ऊँट और लद्दाख के ऊँट के बारे में देखा कि वो अपनी जलवायु के अनुसार खुद को कैसे ढाल लेते हैं, उनके अनुकूलन के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। अब जो क्लास में और भी बच्चे थे, उन्होंने भी जो कुछ जानते हैं वो रेगिस्तान के ऊँट और भी जो कुछ भी वो जानते हैं कि कैसे कैसे जीव जंतु अपने आप को ढाल लेते हैं जलवायु के अनुसार, वो सबने साझा करना शुरू कर दिया है। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा, अब एक कोई बच्ची है राजस्थान की रहने वाली है, काशी उसका नाम है। उसने देखिए क्या कहा, ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अब ऊँट जो है वो अपने शरीर से पानी मतलब बहुत कम मात्रा में वेस्ट करता है, बिल्कुल वो त्याग बहुत कम करता है पानी का, इसीलिए वो रेगिस्तान में रह सकता है। उसका गोबर भी सूखा रहता है, वो मूत्र भी कम करता है, पसीना भी नहीं आता मतलब उसके, तो तभी जो उसका अनुकूलन वहाँ पे हो पाया है। अगर वो पसीना उसको आता तो फिर मतलब अगर बार बार प्यास लगती और अपने भोजन को ना स्टोर करता कुबड़ में, तो वो वहाँ पे कैसे रह पाता। तो ये सब विशेषताएं हैं उसकी, जिसके कारण ऊँट वहाँ गर्म मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल है। और ठंडे मरुस्थल में भी हमने देखा था कि लंबे बाल होते हैं, 2-2 कुबड़ होती है। तो मतलब ऐसा है कि जो भी जीव जंतु हैं वो अपने आप को उसी पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं जैसे वहाँ का जलवायु होता है। माया ने नीलगिरी के सोलावन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेंड्रॉन के विषय में बताया। अब माया बोल रही है कि जो बुरांस के पौधे होते हैं, मतलब जो बुरांस का पेड़ होता है, उसके बारे में उसने बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। अब जो बुरांस का पेड़ है वो पहाड़ों पे है, एकदम पहाड़ों की ऊंचाई पे है, चोटियों पे, तो जाहिर सी बात है वो छोटा ही होगा, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ा होगा तो तेज़ हवा जब चलेगी और उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो उसकी शाखाएं भी टूट जाएंगी और पत्तियां भी झड़ जाएंगी, तो उसकी पत्तियां भी छोटी होती हैं और उसका आकार भी छोटा होता है। तो इस वजह से मतलब कि वो अनुकूल है, मतलब खुद को ढाल लिया है उसी अवस्था में कि जैसे पहाड़ों पे तेज़ हवाएं चलेंगी और जो है ठंडी बहुत होगी तो वो टूट भी सकता है, इसीलिए उसने अपने आकार को ही छोटा कर लिया है, जिससे तेज़ हवाएं भी चलेंगी तो वो टूटेगा नहीं। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं, इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। अब वहीं जो है पेमा ने बताया कि उसने जो नीचे के मतलब पहाड़ होते हैं जो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते हैं, वहाँ के बुरांस को उन्हें देखा कि वो लंबे लंबे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेड़ पौधा जो होता है वो खुद को अपने आप को ढाल लेता है जलवायु के अनुसार। जो ऊंचाई पे बुरांस है वो जो है छोटा है ताकि वो टूटे ना, जो थोड़ा नीचे है वो बड़ा है। अभी हम घर में भी गमले में कोई जैसे गुलाब का पेड़ लगाएं तो वो छोटा होगा, अगर ज़मीन पे लगाएं, जो ज़मीन पे लगाएंगे वो बड़ा होगा। तो मतलब दोनों में हमें घर पे भी देखने में अंतर मिलेगा कि गमले वाला
थोड़ा छोटा होगा और ज़मीन पे थोड़ा बड़ा होगा। बुरांश की भिन्न विशेषताएं। अब ये बुरांश जो ज़मीन पे है वो देखिए कितना बड़ा है, जो पहाड़ों पे होगा वो छोटा होगा। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। अब सागर बताता है कि वो अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। वहाँ उसने व्हेल को देखा, मछलियों को देखा तरह तरह। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। अब जो मछलियां हैं उनका शरीर धारा रेखीय होता है, जो उन्हें पानी में तैरने में सहायता करता है, और जो उनके पंख होते हैं वो भी उन्हें पानी में तैरने में सहायता करते हैं, इसलिए वो पानी में आसानी से तैर सकती हैं। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। अब जो भी पेड़ पौधा और जीव जंतु है उसकी एक अलग ही विशेषता होती है और वो अपनी उसी जलवायु के अनुसार खुद को ढाल लेता है, इसीलिए वो वहाँ पे जीवित रह सकता है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। और यही जो विशिष्ट इनकी विशेषता है जो वहाँ पे उनको रहने में मदद करती है उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। वो उस जलवायु के अनुकूल हैं तभी तो वहाँ रह पा रहे हैं, अगर वो उस जलवायु के अनुकूल ही ना होते तो वो वहाँ रह ही नहीं पाते। अब ये सिर्फ जीव जंतु में नहीं है, पेड़ पौधे में भी है। पेड़ पौधे भी जलवायु के अनुसार खुद को अनुकूल बना लेते हैं। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। अब जैसे देवदार का पेड़ था उससे बर्फ़ आसानी से गिर जाती थी, वो शंक्वाकार का था तो वो भी रह सकता है, और बुरांश की ऊंचाई कम है जिससे तेज़ हवा चलने पे वो टूटता नहीं, तो वो भी वहाँ जीवित रह सकता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। अब जैसे हम अपने घर पे रहते हैं वैसे जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए अब सबका आवास सेम नहीं होगा, सभी जीव जंतुओं का सबका अलग अलग होगा। समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। अब समुद्री कछुओं का आवास घर कहाँ है, समुद्र है या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। अब ऊँट का आवास कहाँ है, तो ऊँट गर्म या ठंडे मरुस्थल में रहता है। अब कुछ लोग सोचते हैं मरुस्थल का नाम सुनते उनको बस एक ही याद आता है कि गर्म ही होता है, ठंडा उनके दिमाग में नहीं आता। लेकिन मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है, पौधों और जीव जंतुओं का आवास। और बुरांश का आवास हमने देखा कि बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है, पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। अब वो जहाँ रहते हैं पौधे और जीव जंतु वहाँ उनको भोजन, जल, वायु, आश्रय और भी जो भी आवश्यकता वो सब मिलती है तभी वो वहाँ पे रह पाते हैं। अब उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है, पानी ही नहीं मिल रहा है तो वो कैसे रह पाएंगे। या तो वो खुद को उसके अनुसार ढाल लें तब रह पाएंगे, नहीं तो वो नहीं रह पाएंगे। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे एक ही आवास में रह सकते हैं। जैसे जंगल हमने देखा है, जंगल में एक ही प्रकार का जीव तो रहता नहीं है और एक ही प्रकार का पेड़ तो रहता नहीं है,
तरह तरह के उसमें पेड़ होंगे, तरह तरह के जीव जंतु होंगे, पक्षियाँ होंगी तरह तरह की। तो मतलब इतने ज़्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर जैव विविधता को निर्मित करते हैं। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं कि कितनी विविधताएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो ना पेड़ पौधे और जंतु का आवास जो है वो हमने तो आज देख लिया। अब हम इसके आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।